गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन भारत की संघीय मंत्रिपरिषद के ऊपर चर्चा करेंगे। केंद्रीय जो कार्यपालिका है, संघीय जो कार्यपालिका है, उसमें भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण एक तरीके से जो मंत्रिमंडल है या जो मंत्रिपरिषद है वो संसदीय शासन व्यवस्था की बजाय मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली या मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसका कारण ये है क्योंकि हालांकि संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र और संवैधानिक प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है। वास्तव में कार्यपालिका संबंधी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है और मंत्रिपरिषद ही वास्तविक रूप में शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग करती है। जैसा कि मेरियट ने लिखा है कि मंत्रिमंडल वह दूरी है जिस पर प्रशासन चक्कर घूमता है। अपन सबसे पहले देखेंगे कि मंत्रिपरिषद का निर्माण है वो संविधान में किस प्रकार, उसके बारे में चर्चा की गई है। हालांकि ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखा गया, लेकिन दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74 और 75, जिनमें 74 में मंत्रिपरिषद से संबंधित है और 75 में मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार होगी, उनका कार्यकाल, वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, कौन उनकी नियुक्ति करेगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। सबसे पहले अपन देखें तो अनुच्छेद जो 76 है 74, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। इस प्रकार का उल्लेख इसीलिए किया गया ताकि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्र एक तरीके से जो लचीलापन है वो बना रहे, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। संवैधानिक प्रधान एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि स्वर्णिम शून्य होता है। मंत्रिमंडल ही जो है वो सक्रिय कार्यपालिका होती है। अब देखिए जो 74 है उसमें 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एक और जो प्रावधान जोड़ा गया या उसमें संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन वह फिर से मंत्रिपरिषद को एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन फिर यदि मंत्रिपरिषद दोबारा उसको भेज देती है तो राष्ट्रपति को उसकी सलाह माननी होती है या राष्ट्रपति को सलाह के अनुसार ही कार्य करना होता है। मंत्रियों द्वारा जो भी राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है वो किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं देखी जा सकती या उसकी जांच नहीं की जा सकती। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल के शक्तिशाली या ताकतवर होने के कारण यही है क्योंकि दोहरी कार्यपालिका है और प्रथम जो कार्यपालिका है वो एक नाम मात्र की है और सारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती है। दूसरा जो मंत्रिमंडल होती है वो राजनीतिक रूप से उसका जो दृष्टिकोण है वो समान होता है। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा जब मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है तो अपने ही दल में से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को लिया जाता है, तो इस तरीके से वो एक टीम के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने के कारण मंत्रिपरिषद का निर्माण भी उसी इच्छा से होता है। सदस्यों के बीच विभागों का जो भी वितरण करना है, बंटवारा करना है, वो प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं अनुच्छेद 75। इसमें मंत्रिपरिषद के थोड़े संगठन के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 75(1) कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब देखिए मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या क्या होगी, वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है उसका 15% हो सकती है, 15% से अधिक सदस्य संख्या नहीं हो सकती। ये जो पहले इसका उल्लेख नहीं था, इसलिए मंत्री पद देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा और अपने दल के नेताओं को राजी रखने के लिए भी प्रधानमंत्री द्वारा खूब लंबा चौड़ा मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता था और एक अनावश्यक भार जो था वो देखने को मिलता था। लेकिन 2003 में एक संशोधन किया गया, 91 नंबर 91वां संविधान संशोधन, जिसके तहत ये व्यवस्था कर दी गई है कि अब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद ग्रहण करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। अब देखिए सामान्यतः लोकसभा और राज्यसभा से ही संसद सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री ये ध्यान में रखता है कि अपने ही राजनीतिक दल के लोगों को वो मंत्री पद पर
नियुक्त करे। लेकिन कोई व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है तो भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन की, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसका मंत्री पद है वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। एक मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है मान लीजिए, तो उसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन वह यदि मत की बारी आती है, सदन में कोई मत देना है, तो फिर वो उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वो क्या है, सदस्य है। मान लीजिए यदि वो लोकसभा का है तो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो वो लोकसभा में ही वोट दे सकता है। फिर मंत्रियों को जो शपथ है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है पद और गोपनीयता की। वही शपथ की संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और जो भी अपने पद के दायित्व होंगे उनका गोपनीयता से, उनका पद के जो भी दायित्व है उनका वो निर्वहन करेंगे। अपनी गोपनीयता की जो शपथ लेते हैं मंत्री, तो उनके जो विषय हैं वो संघ के मंत्री के रूप में जो भी हमारे सामने आएंगे उनका हम मतलब किसी के सामने प्रकट नहीं करूँगा या उनको गोपनीय रखूँगा, इस प्रकार की शपथ मंत्री द्वारा ली जाती है। मंत्रियों के जो वेतन और भत्ते हैं वो संसद समय समय पर निर्धारित करती है, वो ही प्राप्त होते हैं। अब अपन देखते हैं मंत्रिपरिषद का जो 2 उत्तरदायित्व है मंत्रियों के लिए, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। संसदीय शासन व्यवस्था में जैसा कि संसदीय शासन प्रणाली का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी। अनुच्छेद जो 75 है वो भी यही स्पष्ट करता है कि भारतीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ यही हुआ कि सभी मंत्रिपरिषद के कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति वो संयुक्त रूप से सारे सामूहिक रूप से क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। वो एक दल की तरह कार्य करते हैं और समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सभी मंत्रियों को, जिसमें चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हैं और मंत्री बने हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य और मंत्री बने, सबको त्यागपत्र देना होता है। यानी वो सामूहिक रूप से कार्य करती है। और मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति इस आधार पर भी वो विकृत कर सकता है कि उसको जनमत का जो पूर्ण प्रतिनिधित्व है वो प्राप्त नहीं। सामूहिक उत्तरदायित्व का एक अर्थ ये भी है कि मंत्रिमंडल के जो भी निर्णय वो सभी केंद्रीय मंत्रियों पर क्या होते हैं, सारे मंत्रियों पर क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। हालांकि हो सकता है कि वो मंत्रिपरिषद की बैठक में उनके विचार इसके निर्णय के विरुद्ध हो, लेकिन फिर भी उनको क्या होता है, उस निर्णय को मानना पड़ता है। यदि एक भी व्यक्ति उस निर्णय को नहीं मानता है या एक भी व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो फिर उस सारे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के जो सदस्य वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं कि हालांकि किसी मंत्रिपरिषद के किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए यदि प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं है तो फिर उसको मंत्री पद से हटाया जा सकता है, और ये कार्य राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही किया जाता है। क्योंकि अनुच्छेद 75 में ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ यही है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में क्या प्राप्त हो, विश्वास मत प्राप्त हो। यदि किसी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की सलाह दे कि विचारों में मतभेद हो गया या फिर मंत्री के कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो प्रधानमंत्री उस मंत्री को क्या कर सकता है, त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व है ही, साथ ही प्रत्येक मंत्री का अपना एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया गया है। अब अपन देखते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद की जो संरचना है उसमें अपन देखते हैं कि 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होता है, मंत्रिपरिषद जो है, जैसे प्रधानमंत्री है वो उसका प्रमुख होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्रियों से मिलकर बनती है। इसमें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं यही मंत्रिमंडल कहलाता है। यानी मंत्रिपरिषद के अंदर भी जो प्रमुख और जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, ये जिनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। जैसे केंद्र सरकार के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग है, रक्षा है, वित्त है, विदेश है, इनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। और कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री और प्रधानमंत्री, ये चारों
मिलकर क्या बनाते हैं, मंत्रिपरिषद। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री है उनको क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो मंत्रिपरिषद संपूर्ण सदस्य होते हैं और मंत्रिपरिषद में संपूर्ण सदस्य होते हैं, संपूर्ण मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में क्या होते हैं, सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। तो सबसे पहले कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और इनके पास महत्वपूर्ण जो होते हैं विषय उनसे संबंधित विभाग है वो होते हैं, जैसे वित्त है, विदेश है, गृह, रक्षा, और ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं। इनकी बैठकों में ये भाग लेते हैं। दूसरे होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री। इनको भी विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, या फिर हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री के साथ इनको क्या बना दिया जाए, उसका सहयोगी बना दिया जाए। ये कैबिनेट की जब भी बैठक होती है तो उस बैठक में भाग नहीं लेते, क्योंकि वो उसके सदस्य नहीं होते। हाँ, ये यदि उनके मंत्रालय से संबंधित कोई कार्य और विशेष रूप से उनको बुलाया जाता है तभी ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेते हैं। उसके बाद में होते हैं उपमंत्री। तो उपमंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, बल्कि ये जैसे कैबिनेट मंत्री के या राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक या संसदीय कार्यों में सहायता देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और नई कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। यहाँ पर एक और पद होता है जिसको संसदीय सचिव कहा जाता है। ये हालांकि मंत्रिपरिषद की श्रेणी में नहीं आते, नहीं इनके पास कोई विभाग होता है, लेकिन ये वरिष्ठ जो मंत्री होते हैं उनके संसदीय कार्यों में सहायता देने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। इनका जो दर्जा होता है, पद होता है, वो मंत्री के समान ही माना जाता है। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है। और कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं वो कम ही होते हैं, जैसे 15 से 20 मंत्री, और यदि अपन मंत्रिपरिषद की बात करें तो उससे 60 से 70 के करीब मंत्री होते हैं। और इसमें 15 से 20 जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उनसे संबंध ही मंत्री होते हैं। अब अपन यदि मंत्रिमंडल की शक्तियों या कार्यों की बात करें तो राष्ट्रीय नीति निर्धारण करने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक मंत्रिमंडल ही होती है, उच्च कार्यकारिणी है और राष्ट्रपति को देने वाली एक सलाहकारी संस्था है, और इसका परामर्श राष्ट्रपति को क्या होता है, मानना ही होता है। सैद्धांतिक रूप से यदि अपन देखें तो राष्ट्रपति के पास होती है कार्यपालिका शक्ति, लेकिन वास्तव में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रधानमंत्री चाहे वित्तीय कार्य करने, आय व्यय का जो ब्यौरा है, बजट प्रस्तुत करना है, वित्त मंत्री द्वारा ही देश की जो भी नीति का निर्धारण करना है, ये वित्त मंत्री जैसे बजट प्रस्तुत करता है वही लोकसभा में उसको रखता है। उसका रोड मैप बनाने का काम भी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा वैदेशिक संबंधों में प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल के सहयोग से मंत्रिमंडल में निर्णय लेके ही दूसरे देशों के साथ अपने वैदेशिक संबंधों का संचालन किया जाता है। नियुक्ति संबंधी कार्य वही है जो प्रधानमंत्री द्वारा, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, राज्यों के राज्यपाल है, महाधिवक्ता है, महालेखा परीक्षक है, सेना के सेनापतियों की नियुक्ति, ये सारे कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं वो प्रधानमंत्री की इच्छा से ही होती है। प्रधानमंत्री ही इन बैठकों का कार्यक्रम निश्चित करता है और सामान्यतः मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन यदि आवश्यक हुआ और विशेष परिस्थितियां हुई तो ज़्यादा भी बुलाई जा सकती है। बैठकों की जो भी कार्यवाही होती है वो गुप्त रखी जाती हैं और मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से मानने होते हैं। इस प्रकार जो मंत्रिमंडल है और प्रधानमंत्री है उसी के द्वारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।